नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके यहाँ पे आया हूँ आपके लिए, वो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। और दोस्तों, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक हर दूसरे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आशा करूँगा कि आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से इससे रिलेटेड नोट्स बनाएंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे दोस्तों आज का टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम यहाँ पे यूएनओ एस्टैब्लिश डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किन परिस्थितियों से यूएनओ बना था और क्या क्या जो ऐसे कारण थे जो यूएनओ बनना पड़ा था। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1918 में यहाँ पे स्टॉप हुआ था, समाप्त हुआ था, तो यहाँ पे अमेरिका के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वुड्रो विल्सन। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वुड्रो विल्सन। तो इन्होंने एक संगठन बनाया 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। तो दोस्तों, लीग ऑफ नेशन बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसा युद्ध भविष्य में न होना। अर्थात जब दो देशों के मध्य युद्ध होता है तो इसमें और संपूर्ण वर्ल्ड को यहाँ पे सफ़र करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे वुड्रो विल्सन के दिमाग की उपज थी लीग ऑफ नेशन। इन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा वर्ल्ड वॉर कभी भविष्य में न हो करके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा युद्ध कभी भविष्य में न हो करके, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने 10 जन 1920 को लीग ऑफ नेशन बनाया था। और लीग ऑफ नेशन तब तक सक्सेस हुआ था जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध चला था तो लीग ऑफ नेशन की सिफारिशें यहाँ पे सारी समाप्त हो गई थी। अर्थात लीग ऑफ नेशन जो बना था, जिन उद्देश्यों को देखते हुए यह बना था, इसकी सारी सिफारिशें क्या हो गई, यहाँ पे फ्लॉप हो गई। अर्थात लीग ऑफ नेशन समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब 2 सितंबर 1945 को यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, तो इसी पश्चात यहाँ पे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और सोवियत संघ अर्थात उस समय का यूएसएसआर और अभी के रूस के जो उस समय राष्ट्रपति थे वो थे स्टालिन। तो इन तीन लोगों द्वारा मिलकर यहाँ पर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक नया संगठन बनाया था जो अस्तित्व में आया था। इसका नाम था यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था दोस्तों कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे वॉर कभी फ्यूचर में न हो। और अभी हम कह सकते हैं हमने ऐसा थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी फेस नहीं किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो हम कह सकते हैं जो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ एग्जिस्टेंस में आया था, वह यूएनओ अपनी जो इसके उद्देश्य थे, प्रारंभिक उद्देश्य थे, उनका पालन करने में यह पूर्ण रूप से सफल है। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे यूएनओ में 51 यूएनओ जब बना था, इसमें 51 इसके एस्टैब्लिश्ड देश थे, इसके संस्थापक सदस्य देश थे 51, और पोलैंड इसका 51वां देश था। पोलैंड इसमें ऐड होने वाला 51वां देश था। और दोस्तों, अभी वर्ल्ड में यूएनओ के 193 देश इसके सदस्य हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां देश 2011-12 में दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान से पृथक हुआ था, सूडान से अलग हुआ था, और सूडान इसका 193वां मेंबर बना था, और दक्षिणी सूडान बना था 193वां मेंबर। और दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है
यह है juba। तो दोस्तों यूएनओ का अपना एक बजट भी होता है, जो यूएनओ के चार्टर 17, यूएनओ के जो चार्टर्ड होगा उसका, जैसा अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन टाइप कोई व्यवस्थाएं होती होंगी यूएनओ में, उसके चार्टर्ड नंबर 17 के आधार पर यूएनओ का बजट यहां पर प्रतिवर्ष पारित होता है। और यूएनओ का जो बजट पारित होता है, यह यूएनओ के इसमें अन्य जो इसके अंग होते हैं वह इसको पार्टिसिपेट होने में हेल्प करते हैं। और यूएनओ का जो मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है, यह मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यह मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन आइसलैंड में यूएनओ का मुख्यालय है। मैनहट्टन द्वीप में यूएनओ का मुख्यालय है। और यूएनओ यहां पर यूएनओ का जो मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप पर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अपनी भाषाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी जो यहां पर भाषाएं हैं, यह भाषाएं हैं चीन की भाषा है, इसमें रसियन, स्पेनिश और यहां पे अरेबियन, यहां पे अरबी इसकी भाषा है। और अरबी एक ऐसी भाषा है जो सबसे नए वे में यहां पर ऐड हुई थी। 4 भाषाएं हैं इसकी, ये हैं। और एक अंग्रेजी भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर्ड में है। और दूसरी है फ्रांसीसी, जिसको हम बोलते हैं फ्रांसीसी, फ्रांस की लैंग्वेज है फ्रेंच। तो अंग्रेजी और फ्रेंच ऐसी भाषाएं हैं जिसमें यूएनओ का कार्य होता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना कार्य होता है। और ये वैसे भाषाएं हैं, और इन भाषाओं में पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी भाषाएं कौन सी हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। कुल टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज इन यूएनओ 6, चीनी, रसियन, स्पेनिश, अरबी, इंग्लिश और फ्रेंच। तो इसकी 6 इसकी भाषाएं हैं। और फिर यहां पे आता है दोस्तों यूएनओ के अंग, पार्ट्स ऑफ यूएनओ। मैं एसएससी का पेपर देख रहा था, कोई एसएससी में पूछा था संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कितने अंगों के माध्यम से कार्य करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कितने अंगों के माध्यम से कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने 6 अंगों के माध्यम से यहां पर कार्य करता है। पहला संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है यह है महासभा को हम बोलते हैं जनरल असेंबली, महासभा को बोलते हैं हम जनरल असेंबली। महासभा में प्रत्येक देश अपने मेंबर भेजता है। महासभा में प्रत्येक देश अपने मेंबर यहां पर अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। और इसलिए इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसको विश्व की लघु संसद। पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जिसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। विश्व की लघु संसद कहते हैं महासभा को, जनरल असेंबली को। और वो कहते इसलिए हैं क्योंकि इसमें विश्व के सभी देश अपने एक मेंबर यहां पे भेजते हैं, और इसलिए इसे विश्व की संसद कहते हैं। और इसमें प्रत्येक देश अपने मेंबर भेजते हैं, और एक देश इसमें भेज सकता है मैक्सिमम 5 सदस्य, मैक्सिमम 5 मेंबर। और जब किन्हीं चीजों में वोट देने की स्थिति होती है तो इनका 1 वोट माना जाता है। इनका वोट कुल कितने माने जाते हैं? 1 वोट माना जाता है। और महासभा का जो सत्र होता है ना दोस्तों, यह सितंबर के, महासभा का जो सत्र है यह सितंबर के 3रे मंगलवार, ट्यूसडे, सितंबर के 3rd ट्यूसडे से दिसंबर के मध्य तक जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है महासभा, इसका यहां पे सत्र चलता है। ठीक है, तो पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जिसे विश्व की लघु संसद कहते हैं, ये हो गई महासभा। और महासभा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक देश इसमें अपने अपने मेंबरों को भेजता है। और दोस्तों इस प्रकार से इसका जो अपना दूसरा अंग है यह है सुरक्षा परिषद। यह है सुरक्षा परिषद, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद।
सुरक्षा परिषद क्या होता है ना दोस्तों, यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है सुरक्षा परिषद। यह यूएनओ की एक प्रकार से कार्यपालिका है। इट इज अ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूएनओ। यूएनओ के जो भी कार्य होते हैं वह यही संपादित करता है। यूएनओ के कार्य होते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना, किन्हीं दो देशों के मध्य या दो से अधिक देशों के मध्य अगर कोई तालमेल बिगड़ रहा है तो उससे संबंधित समीकरण सुरक्षा परिषद ही बनाती है। इसलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। यूएनओ का जो अंग है हमारे पास कौन सा, सुरक्षा परिषद। यूएनओ का जो अंग है सुरक्षा परिषद, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और इसके दोस्तों यूएनओ के ना, इसमें सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है, 15। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या होती है 15। इसमें ऐसे सदस्य होते हैं, ये 10 + 5 = 15। 15 कुल सदस्य होते हैं और ये 5 सदस्य तो इसके परमानेंट मेंबर हैं। जो ये 5 सदस्य हैं ये स्थायी सदस्य हैं और जो ये 10 सदस्य हैं ये अस्थायी सदस्य हैं। ये 10 सदस्य अस्थायी सदस्य इन 5 मेंबरों में हैं। जैसे चीन है, चीन ने मैं बताऊंगा, चीन, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस, चौथा अमेरिका और पांचवां ब्रिटेन। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। अब इसमें कोई भी देश, बहुत से देश ऐसे हैं जो लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाह रहे हैं, जिनमें जर्मनी है, जापान है, भारत है, ठीक है। और कोई देश इसका सदस्य तभी बन सकता है जब ये 5 कंट्रियां उनको परमिशन देंगी, ठीक है। तो इन कंट्रियों के पास अपनी वीटो पावर, अपना अधिकार क्षेत्र है, वह किसी देश को अब इसका मेंबर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी भारत के संबंध में कोई चर्चाएं होती हैं, कुछ भी होता है, तो उस दिन चाइना अपने सदस्यों को, मेंबरों को यहां पर नहीं भेजता है, ठीक है। इसके नहीं भेजने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर कोई देश किसी देश से संबंधित यहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं और कोई यूएनओ का परमानेंट मेंबर उस देश का सपोर्ट नहीं चाहता है, तो वह अपना विरोध ऐसे भी प्रदर्शित कर सकता है कि वह उस दिन संयुक्त राष्ट्र, उस दिन यहां सुरक्षा परिषद में अपने मेंबरों को नहीं भेजेगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा विरोध भारत का करता है कौन, चाइना। अगर चाइना भारत को परमिशन देगा तो भारत भी यूएनओ का परमानेंट मेंबर बन सकता है। और जो 10 यहां पे अस्थायी सदस्य होते हैं ये नियुक्त किए जाते हैं 2 वर्ष के बाद। ये नियुक्त किए जाते हैं 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं ये नियुक्त किए जाते हैं 2 वर्षों के बाद। और ये जो 2 वर्षों के बाद नियुक्त होते हैं ये बदलते रहते हैं, कभी भारत भी आता है इसमें, कभी कोई अन्य देश भी आते हैं इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा परिषद अपना कार्य करती है। सिक्योरिटी काउंसिल इसको बोलते हैं। और सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों तीसरा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का यहाँ पर अंग है, इसका नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, इसको बोला जाता है इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 2 बैठकें होती हैं, एक अप्रैल के महीने में होती है और एक जुलाई में होती है। अप्रैल में इसकी जो बैठक होती है ये न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई में जो इसकी बैठक होती है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में होती है। अप्रैल में इसकी बैठक होती है न्यूयॉर्क में और जुलाई में होती है इसकी बैठक कहाँ, जेनेवा में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये यूएनओ का अपना 3rd अंग है, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल कहते हैं। और दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है, यह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अपना कार्य विभिन्न आयोग तथा स्थायी समितियों के आधार पर करते हैं। किसी आयोग का यह चयन करते हैं, जैसे इसमें यूनिसेफ हो सकता है, यूनेस्को हो सकता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसके माध्यम से यह लोग अपना कार्य करते हैं। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 54। इसमें कुल सदस्य देश हैं कितने, 54। इसमें कुल सदस्य देश हैं 54 और इसमें प्रत्येक
सदस्य देश का कार्यकाल होता है कितना, 3 वर्ष का इनमें सदस्य देशों का कार्यकाल होगा। कुल 54 देश होते होंगे। यूएनओ के चार्टर में कुछ ऐसी व्यवस्था होती होगी जिसके आधार पर ये सारे देश यहाँ पे बदलते रहते होंगे। तो ये तो था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा जो परिषद है इसको हम कहते हैं प्रन्यास परिषद। इसको हम कहते हैं प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद का रूप होता है ट्रस्टशिप। प्रन्यास परिषद का रूप क्या होता है, ट्रस्टशिप होती है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मैंडेट व्यवस्था है। इट इज अ मैंडेट थिंग्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका काम क्या होता है ना, इसमें कुछ ऐसे देश हैं जिनको एक जिम्मेदारी दी गई है। जैसे हमारे पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल मेंबर ऑफ कंट्री हैं 193। तो इसमें होता क्या है, कई ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति इस लायक नहीं है। कई ऐसे कॉन्टिनेंटल हैं जिनको आदिम कॉन्टिनेंटल कहते हैं, अर्थात वह ऐसे देश हैं जो अपना वहां पे कार्यकाल अपनी सरकारें नहीं चलाते हैं। तो कुछ देश हैं जो इसमें यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं इन देशों की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए। इसका नाम प्रन्यास परिषद है और इसको ट्रस्टशिप कहा जाता है। वही लोग इसकी देखभाल करते हैं। इसमें एक कंट्री है न्यूजीलैंड और दूसरी कंट्री है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे है ब्रिटेन भी है इसमें, और इसमें अमेरिका भी है। इसमें अमेरिका भी है और भी देश हैं इसमें। महत्वपूर्ण रूप से यही देश हैं जो यहाँ पे इनकी सारी व्यवस्थाओं को मैंडेट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं किसके अंतर्गत, प्रन्यास परिषद के अंतर्गत। प्रन्यास परिषद जिसको हम कहते हैं ट्रस्टशिप, अर्थात ये दूसरे देशों में व्यवस्थाओं को जनरेट करने के लिए यहाँ पे ये व्यवस्था को बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो 5वीं व्यवस्था है ना इसकी, यह है सचिवालय। यह है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 5वां अंग है इसका नाम है सचिवालय। और सचिवालय का जो मुख्य कार्य होता है यह दिन प्रतिदिन के कार्यों को कंप्लीट करता है। सचिवालय जो है यह दिन प्रतिदिन के कार्यों को कंप्लीट करता है। यहाँ पे सुरक्षा परिषद और महासभा के आधार पर एक इसका महासचिव नियुक्त किया जाता है और सचिवालय के कार्यों को महासचिव करता है, जो सुरक्षा परिषद और यहाँ पे महासभा सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली के आधार पर इसको चयनित किया जाता है। और यहाँ पर महासचिव का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष का इसका कार्य होता है। और कोई एक सचिव महासचिव जब रिटायर्ड होते हैं तो वो दोबारा भी यहाँ के महासचिव बन सकते हैं। यहाँ पे त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ में यहाँ के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे कौन, ट्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे। और अभी इसके जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस भी बोलते हैं, गुतेरस, ये एंटोनियो गुतेरस हैं। अभी 2017 में ये अपॉइंटमेंट हुए थे, यहाँ पे 2017 में यहाँ पे नियुक्त हुए थे। और सचिवालय जो है इसका मुख्य कार्य होता है दिन प्रतिदिन के कार्यों को संपन्न करना। तो इस प्रकार से दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे अंतिम अंग है जिसका नाम है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों ये नाम से ही लग रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य होता है दो देशों के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो इसमें सीधे यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसका मैटर सुना जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा भारत और पाकिस्तान का जो मैटर है, पाकिस्तान इसको अक्सर कहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती देता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये है हेग, नीदरलैंड का शहर है हेग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के
अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यायालय है कहाँ? नीदरलैंड के हेग में। तो दोस्तों यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके जो आगे के 5 अंग हैं, इन सभी का मुख्यालय है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, और जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका केवल मुख्यालय है यहाँ पे नीदरलैंड के शहर हेग में। तो ये व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है कितनी? 15। और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है कितना? 9 वर्ष। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 और 9 वर्ष के लिए यह नियुक्त होते हैं। और इसमें 3 वर्ष के बाद, प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत 5 न्यायाधीश यहाँ पे अपने कार्यकाल से पदमुक्त होते हैं, अर्थात अपने कार्यकाल से यहाँ पे रिटायर होते हैं। तो दोस्तों इसमें रघुनंदन पाठक और यहाँ पे हैं दलबीर भंडारी, और इसमें आते हैं बेनेगल रामाराव, इसमें आते हैं बेनेगल रामाराव, और इसमें आते हैं नागेंद्र सिंह। यह भारत के न्यायाधीश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में के अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। और दलबीर भंडारी अभी 2012 में यहाँ पे नियुक्त हुए थे, अभी ये कार्य पर हैं। तो इस प्रकार से यह संयुक्त राष्ट्र संघ का यह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो नीदरलैंड के शहर हेग में है, न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और 9 वर्ष के लिए न्यायाधीश नियुक्त होते हैं और 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ है। अगर हम कोई भी पेपर देते हैं तो उस पेपर में इससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो ये तो आज का टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से देखिए, इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको कोई क्वेरीज या कोई डाउट लगते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।